अगर कोई मान लीजिए कि 40 से 50 साल की एज में वो प्लानिंग कर रहा है कि चलिए, कई लोगों को नहीं समझ आता है, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते। लेकिन एक 40 से 50 साल की एज वाले व्यक्ति को आप एडवाइस करेंगे कि वो इक्विटी की तरफ जाए? देखिए, मैं बोलूंगा कि अगेन एज के हिसाब से इक्विटी का मिश्रण थोड़ा आप चेंज कर सकते हो। लेकिन इक्विटी में एक्सपोजर रखना बहुत जरूरी है। इक्विटी में एक्सपोजर रखते हैं तो वो आपको एक अपसाइड देता है, एक आपको हायर रिटर्न का पोटेंशियल देता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100% डालिए या 50% डालिए, देर इज नो राइट नंबर फॉर इट। वो आपके, अगेन जैसा मैंने कहा, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे डिपेंड करता है, आपके लाइफ स्टेज और गोल्स पे डिपेंड करता है। इक्विटी मार्केट्स हिस्टोरिकली लंबे समय तक जो भी मार्केट में रहा है उसने पैसा बनाया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने पैसा गवाया नहीं है। जितने लोगों ने पैसा कमाया उससे ज्यादा लोगों ने गंवाया भी होगा। लेकिन जो गंवाने वाले हैं उसमें एक पैटर्न बहुत शार्प है कि उनमें वो पेशेंस नहीं थी और वो शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर आए थे, लेकिन मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म लंबा है तो मेरे हिसाब से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट उठाइए, आपके लिए वो वैल्यू देगा। लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। बैलेंस पोर्टफोलियो की आपने बात कही, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को नहीं पता आज भी कि आखिर ये बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है, कितना कितना मिश्रण कितना होना चाहिए, यानी कि कितने प्रतिशत किस साइड जाना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए कितना कितना मिश्रण होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, इसका कोई एक सीधा आंसर नहीं है, क्योंकि वो सब बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है, आपकी रिस्क एपेटाइट है और आपके गोल्स पे निर्भर करता है। बट मैं कुछ एक मोटे मोटे बेंचमार्क्स शेयर कर सकता हूं, जो मेरे को लगता है। एंड अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं उसमें जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये कहूंगा कि अगर आप यंग एज में हैं, यानी 25 से 35 साल के एज कोहॉर्ट में अगर मैं पकड़ता हूं आप हैं, तो आप इक्विटीज में हाई जा सकते हैं। आप इक्विटी रख सकते हैं, 60, 65, 70% तक भी इक्विटी रख सकते हैं। बाकी जो ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ, जो थोड़े से स्टेबलर और मॉडरेट रिटर्न्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका मिश्रण आप 20 से 25% रख सकते हैं। जो बैलेंस है वो आप बैंक डिपॉजिट या रियल एस्टेट में अगर कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है किसी के साथ मिला के, तो वो कर सकते हैं। अगर आप वही एज ब्रैकेट आप 40 से 50 साल की एज का लेते हैं, तो 40 से 50 साल की एज में अब आप अगर आप देखिए तो आपकी इनकम अच्छी आ रही है, और आप लेकिन एट द सेम टाइम आप रिटायरमेंट के नजदीक आ चुके हैं। तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप इक्विटी का एक्सपोजर आप अपना 35% से 50% के बीच में रख सकते हैं। अपने जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके एनपीएस, ईपीएफ, पीपीएफ, क्योंकि इनके होराइजन्स भी होते हैं 8-10 साल के और आपके पास वो समय है, तो आप इनका मिश्रण थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबलर रिटर्न देंगे, सिक्योर रिटर्न देंगे। हाँ। और आप इस समय उस स्टेज पे होंगे जब आप अपना रियल एस्टेट वगैरह में भी देख सकते हैं, तो वो भी आप मिक्स में ला सकते हैं अपने। अगर आप 50 के ऊपर हैं तो तब मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगेन मार्केट के अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स होते हैं। तो अगर आपको मार्केट में रिटर्न चाहिए और आप अगर अभी घुस रहे हैं 50 साल की एज के बाद, तो देन आपके पास टाइम कम है, और प्लस आपकी उस एज में आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं बोलूंगा उसमें आप इक्विटी थोड़ा और कम कर लीजिए, आप 25 से 35%, 40% भी रख सकते हैं और बाकी सारे एसेट्स में मिला के रिमेनिंग अमाउंट डाल सकते हैं। तो एक मोटा मोटा ये नंबर्स हैं। बट अगेन देयर आर इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूं जो 55 की एज में, 54 की एज में आज भी 70%, 75% इक्विटी में रखते हैं। बट वो अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो मैंने नंबर्स आंकड़े बताए, वो एक आप कह सकते हैं कि एक आमतौर पे कॉमन मैन जिसको कुछ नहीं पता है या बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, वो भी फॉलो करे तो एक डिसेंट पोर्टफोलियो बना सकता है। जिस तरीके से आपने ऑप्शंस की तो बात कर दी है, यहाँ पे ना एक ऑप्शन जो मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, एक तरफ इक्विटी गोल्ड तो है ही, लेकिन एसआईपी का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग इसमें बहुत तेजी से अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर इस और लोग जाते भी हैं तो ऐसे और कौन से वो ऑप्शन हो सकते हैं जहां पे अगर वो इन्वेस्ट करने की सोचे, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल लेके चले और उन्हें रिस्क
से बिल्कुल मुंह ही नहीं लगना है, मतलब कि रिस्क उनकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। वो सेफ साइड चलना चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा पोर्टफोलियो सेफ रहे, हरा भरा रहे। तो वो फिर कौन से ऑप्शन की तरफ जाए, क्योंकि एफडी में हम देख सकते हैं कि 6 से 7% इतना ही मिल पाता है आज के वक्त में। जिस तरीके से अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो फिर वो किस तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करेगा? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं जो डेट हैवी होते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो डेट हैवी रख सकते हैं। एफडी में जैसा आपने कहा कि 6 से 7% के करीब रिटर्न आता है, लेकिन उसमें भी फिर टैक्स लगता है। तो जो गेन्स हैं वो टैक्सेबल हैं, और अगर आप 30% हाई टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 6% आपका, आप गणित कर सकते हैं कि 4-4.25% के करीब ही रह गया, जो कि इन्फ्लेशन से कम है। तो एफडी अगेन, एफडी में आप थोड़ा बहुत पोर्शन डाल सकते हैं, बट ज्यादा पोर्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि अगेन फिर आपका रिटर्न कैप हो जाएगा, अपसाइड उसकी कैप हो जाएगी। डेट फंड्स आप देख सकते हैं, डेट फंड्स आपको एक बेटर रिटर्न देते हैं, और उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस भी लाइटर हैं। अगर आप इक्विटी में बिल्कुल नहीं डालना चाहते, बिल्कुल ही सेफ चलना चाहते हैं, तो डेट है, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको स्टेबलर, मॉडरेट रिटर्न बट स्टेबलर रिटर्न दे सकती हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। उसके अलावा जो सरकारी कुछ ऑप्शंस हैं, ईपीएफ, पीपीएफ, जो आपको 7 से 8.5% के करीब के बीच की रिटर्न देते हैं, वो भी बेटर ऑप्शन है, जिसमें भी टैक्स सेविंग्स भी है। उसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे पीपीएफ में आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो वो सब फैक्टर इन करते हुए आप मिश्रण बना लीजिए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स का, और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आजकल ना जेनजीज का बड़ा चलन चल रहा है। जिस तरीके से उनका माइंडसेट है, उनकी आइडियोलॉजी है, वो बहुत अलग है। जो पहले के लोग अपनी सोच रखते थे, उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्लॉटिंग क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट सोच क्या होनी चाहिए, जेनजीज ये चाहते हैं कि बस वो जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले लें और इतना बड़ा कॉर्पस वो आने वाले वक्त में तैयार कर लें कि बस वो आराम की लाइफ जिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई जेनजीज के लिए, मतलब कोई जेनजीज अपनी प्लानिंग कर रहा है रिटायरमेंट की, उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बोलूंगा आजकल एक बहुत बड़ा फैड चल रहा है, फायर मूवमेंट चल रही है, विच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। और जेनजीज इससे बहुत रिलेट करते हैं कि यार मैं तो 35 साल में रिटायर हो जाऊंगा, मैं तो 40 साल में रिटायर होऊंगा, उसके बाद काम ही नहीं करूंगा। देखिए, रियलिटी में देखने में और कंसेप्चुअली बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही मैं कहूंगा कि लुभावना कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियलिटी में मेरे को लगता है कि अचीव करना, उसमें काफी चैलेंजेस हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मेरे 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 व्यू पॉइंट से अचीव कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, लेकिन अचीव करने के लिए आपको बहुत ही, या तो आप बहुत हाई अर्नर हो, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी सैलरी आ रही है, उसके साथ साथ आपकी सेविंग्स रेट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अमूमन तौर पे एक 50-30-20 का बहुत कन्वेंशनल रूल है कि 50-30-20 का मतलब क्या है कि जितना भी आपकी अर्निंग हो रही है, उसका 50% आप अपनी जरूरतों यानी नीड्स पे लगाइए, 30% अपनी चाह यानी वांट्स पे लगाइए, और 20% सेव कीजिए। तो सेविंग रेट 20% के आसपास से अगर आप चलते रहेंगे तो एक अच्छा ठीक ठाक पोर्टफोलियो बना लेंगे, जो आपको जब रिटायर होंगे तो सही वो देगा। लेकिन अगर आपको फायर में जाना है और वो अचीव करना है, तो आपको जो सेविंग्स रेट है वो आपको अपनी 50-60-70% तक ले जानी पड़ेगी। विच मीन्स कि या तो आपको करंटली जितने भी साल आप अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, बहुत ही फ्रूगल लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप काम चालू करते हैं करना, तो शुरू में आपकी अर्निंग थोड़ी कम होती है, उसके बाद वो बढ़ती है ग्रेजुअली। 40 से 50 साल का दौर ऐसा होता है जब आपकी अर्निंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आप एक उस पद पे पहुंच चुके होते हैं, एक सीनियरिटी पे पहुंच चुके होते हैं कि आपकी इनकम उस लेवल पे हो जाती हैं। अगर आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी अगर आपने 25-20 साल की उम्र में चालू किया है, तो कोई भी बिजनेस चालू होकर उसके रिटर्न देने में लगते हैं 10-12 साल में, एक अच्छे आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो। तो हाई अर्निंग ईयर्स आप छोड़ रहे हो, आप लो अर्निंग ईयर्स पे बहुत हाई सेविंग्स रेट से भी ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिकली मैं ये बोलूंगा कि इट इज अचीवेबल बट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि आप इसको ऐसे मत सोचिए कि यार मैं 35 साल के बाद काम करना छोड़ दूंगा। आप ऐसे सोचिए कि आप एक उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया है, उसके बाद आप अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। काम करना, मतलब मैं तो सोचता हूं कि काम करने की कोई एज नहीं है, लेकिन काम करना छोड़ना, काम अपनी शर्तों पे करना, वो एक अच्छा गोल हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही काम बंद कर देना वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है, इज व्हाट माय एडवाइस इज। बिल्कुल।
आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि आखिर आज के जो बदलता दौर है और जेनजीज की सोच वाली जो चीज़ें चल रही हैं उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग का मेथड क्या है, क्या होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी इंसान ने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है लेकिन वो लैग कर गया है, मतलब जो वक्त उसके पास था, जो इनकम उसके पास थी, जब उसे शुरू करना चाहिए था तब वो शुरू नहीं कर पाया, लेकिन उसके पास वक्त कम बचा है लेकिन और प्लानिंग बहुत ज्यादा है, तो क्या फिर डेंजर सिचुएशन उसकी लाइफ में बन सकती है? फिर उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले अभी अपने डिस्कशन में कहा कि और आपके सवाल ही था कि व्हाट इज द राइट एज। मैं तो बोलूंगा कि राइट एज एक्चुअली कल थी, अब कल तो आ नहीं सकता, तो आज है। तो अगेन इस ग्रुप, इस कोहॉर्ट के लिए जो ये रियलाइज करता है कि मैं लेट हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनसे डिस्कशन होता है कि यार मैं 35 साल का हूँ और मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं सेव किया है, तो मैं अब रिटायरमेंट की सोच भी सकता हूँ या मेरे को मुसीबत ही झेलनी पड़ेगी? हाँ। मैं ये बोलूंगा कि देर इज अगेन, अगर आप 35 साल के हो तो भी आपके पास 25 साल है। 20-25 साल बहुत बड़ा समय होता है कि आप एक अच्छी खासी रिटर्न बना सकते हो। आपकी गोल पोस्ट थोड़ी सी पुश हो सकती है, लेकिन आप चालू करो। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड से इज टू स्टार्ट, और आप आज से चालू करो। तो अगर आप आज से चालू करोगे और एक डिसिप्लिन तरीके से चालू उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आप एक डिसेंट कॉर्पस बना सकते हो। अब अगर हाँ, आपके गोल बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, और आप बहुत लेट हो चुके हो, तो अब उसके लिए फिर यही है कि आपको आज के करंट स्पेंड्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा सेव करना पड़ेगा। लेकिन अगेन, उस सिचुएशन पे आप एंड ना करें। आप ये मत सोचिए कि क्या हो चुका है, अब आप सोचिए कि आगे क्या है, तो आप आगे को सुधारने के लिए आज से चालू कीजिए।